नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। लगातार आंदोलन के बाद भी जेपीएससी अभ्यर्थियों की समस्या का निदान नहीं हो सका है। अब सड़क से ये मामला सदन के अंदर तक पहुंच गया है और लगातार इस मामले पर हंगामा भी होता रहा। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लगातार विपक्ष के विधायक इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और आज इस पर सीएम ने भी अपना बयान दिया है। पहले आपको सुनाते हैं सीएम ने आज सदन में क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, आप जवाब माननीय सदस्य जवाब दे रहा है, सुनिए, उसके बाद आपत्ति करिएगा। अभी जवाब सुन लीजिए। पुलिस की नियुक्ति इन लोगों ने कर दी अध्यक्ष महोदय, और ऐसा जवाब मांगे लोग। आप माननीय सदस्य जवाब तो दे रहे हैं, सुनिए। जेपीएससी से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। आंदोलन करने वाले लोगों को बैकडोर से ये फाइनेंस करते हैं अध्यक्ष महोदय। अनाज पहुंचाते हैं, तेल पानी नमक पहुंचाते हैं और ये अपने विश्व हिंदू परिषद के नौजवानों को वहां धरना में बैठाते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सहायक पुलिस का क्या हुआ? और इन लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय इतने पाप किए हैं, वो टिकरा तो आज हम लोग अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं। आज सहायक पुलिस को भी जिस तरीके से इन लोगों ने 5 साल तक एक कठपुतली की तरह नचाया अध्यक्ष महोदय, आज उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने का जिम्मा आज हमारी है। आज अध्यक्ष महोदय 20 साल इन लोगों ने सत्ता चलाया अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में 20 साल सबसे अधिक सत्ता इन लोगों ने चलाया अध्यक्ष महोदय। आज तक पारा टीचरों का समस्या अध्यक्ष महोदय। सुनिए और आप सुनिए, जवाब मांगे हैं तो सुनिए। 20 साल में अध्यक्ष महोदय 15-16 साल, ठीक है, 15-16 साल आप चला लिए ना जी। अच्छा हो गया ना, सुनिए 15-16 साल ही सही अध्यक्ष महोदय। डबल इंजन की सरकार, ऐसा डबल इंजन की सरकार कि बॉगी में पैसेंजर नाम का कोई इनके पास था ही नहीं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सहायक पुलिसों को इन लोगों ने जो मान्य सदस्य के लिए उपयोग, मान्य सदस्य नतीजा है। मान्य सदस्य जब सदन नेता बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए। सदस्य यहां बैठे, अगर इसकी कोई भी पुष्टि आप करा के दिखा दें कि किसी ने कोई आज इस एग्जाम को टेम्पर करने का प्रयास किया है और आज सिर्फ जो आज कमजोर बच्चे, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी 2 अन्य सभी वर्ग जब आगे आ रहे हैं तो ये मनोवादी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय, भाड़े के लोगों को आप जवाब देने के लिए बोले, जवाब दे रहा है। आप सुनिए मान्य सदस्य सुनिए। तो सुना आपने मुख्यमंत्री ने सदन में जेपीएससी मामले पर क्या कहा और इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, छात्रों की समस्याएं भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छात्र नेता कहकशां कमाल, सत्यनारायण शुक्ला और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज। आप तीनों का स्वागत है। आज मुख्यमंत्री ने जेपीएससी पर बयान दिया सदन में, उनके बयान से कितना सहमत है कहकशां? जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम जो है इस बार ST SC OBC जो है वो ज़्यादा तादाद में आए हैं और जो जनरल है वो कम तादाद में आए हैं। फॉर हिज काइंड इंफॉर्मेशन, देखिए रिजर्वेशन इस टोटल अगर आप देखें तो ST SC OBC और EWS मिला के टोटल रिजर्वेशन 60% होता है और 40% जनरल के लिए है। तो यहाँ पे उन्हें ये क्लियर करना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। और 60% में जो आए हैं, आपने उन्हें एक्स्ट्रा कोई रिजर्वेशन नहीं दिया या एक्स्ट्रा आप उन्हें किसी और तरीके से आप उन्हें संरक्षण प्रदान नहीं कर रहे। जो आपके प्रोविजन में जो पॉलिसीज है, उसी पॉलिसीज के तहत वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। बाकी रही 40%, तो 40% में तो वो सारे लोग जो जनरल कैटेगरी से जो यहाँ के बाशिंदे हैं और जो बाहर के लोग भी चूंकि अप्लाई कर सकते हैं तो वो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मामले को किस तरह से डाइल्यूट किया जा रहा है। नंबर 1, देखिए जेपीएससी का जो मुद्दा है
इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी ये नजर आती है कि OMR शीट्स गायब हो जाते हैं। अब किसी भी एग्जाम में OMR शीट जब गायब होता है तो एग्जाम जाहिर तौर पे यह है कि वो तरीके से कंडक्ट नहीं कराया गया है, वो गुड फेथ में कंडक्ट नहीं कराया गया है। अब देखिए गुड फेथ का क्या मतलब होता है, और when we go back to IPC and when we look at the definition of good faith, it says nothing is said to be done in good faith if it is not conducted with due care and attention। तो जहां तक JPSC का मामला है, एग्जाम कंडक्शन का मामला है, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, एग्जाम कंडक्ट कराने में CCTV कैमरास इंस्टॉल नहीं थे, वीडियोग्राफी नहीं हुई थी उसकी। अच्छा, और फिर ये भी पता चला है कि 80,000 कॉपीज OMR शीट्स वर करेक्टेड मैनुअली। तो इतने बड़े लेवल पर जब इतनी बड़ी धांधलेबाजी होती है और इस पे लीपापोती करने के लिए आप OBC SC ST और जनरल का जो कार्ड खेलते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप कितने इनसेंसिटिव है और कितना ज्यादा आप पॉलिटिक्स को आप स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं ना, वो तो ऑटोनोमस बॉडी है JPSC, सरकार का हस्तक्षेप होता नहीं है, लेकिन सरकार ने 5 सालों में ये एग्जाम तो कराया। राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, बीजेपी पर CM ने आरोप लगाया कि 5 साल तक JPSC के एग्जाम ही नहीं हुए। हमने एग्जाम कराया, आवेदन शुल्क को माफ किया और 7वीं से 10वीं तक इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने का श्रेय सरकार लेना चाह रही है। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सरकार ने कहा कि हमने एक अच्छी कोशिश की, अच्छी पहल की है कि इतने बड़े पैमाने पर एग्जाम कराया 7वीं से 10वीं तक, जो कि 5 सालों तक रुका हुआ था, उस पर ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार पर उंगली उठाना सही नहीं है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पर ST SC OBC को पास करने का मसला नहीं है। अरे बाबा, करप्शन का मामला है, ये करप्शन हुआ, करप्शन बिना कॉपी जांचे पास कर दिया। 60% माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये झारखंडियों का आरक्षण है। मैं बता देना चाहता हूं कि 50% जो है ST SC OBC के लिए रिजर्वेशन और 10% EWS के लिए रिजर्वेशन, तो वो तो मेरा रिजर्वेशन सीट है, उसमें तो झारखंडी ही पास करेंगे। लेकिन क्या आपके, हम यही पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आपका परिवार जो है सो झारखंडी है, ऐसा करिए सब अपना परिवार है। चलिए, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से लगता है मनोज से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं है। सत्यनारायण जी, आरोप बहुत लग रहे हैं, अब राजनीति है और राजनेताओं को अपनी राजनीति चमकानी है। मुख्यमंत्री श्रेय लेना चाह रहे हैं कि बहुत फेयर तरीके से परीक्षा हुई है, कोई ऐसे सबूत नहीं है, और JPSC खुद गलती मानती हुई भी नजर आ रही है। पहले पास किया गया, फिर 49 बच्चों को फेल कर दिया गया। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक धरती पुत्र के बेटा है और झारखंड संघर्षों का राज्य रहा है। सबसे बड़ा दुख ये लगता है ना कि ये जो सदन है ना, ये जनता का मंदिर माना जाता है। वहाँ पे आदमी का क्वेश्चन पूछना, आंसर जवाब देना, आप छात्रों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप कहते हैं झारखंड का जो JPSC झारखंड लोक सेवा आयोग है, एक संवैधानिक निकाय है, मानते एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन किसका चला है सब दिन? वहाँ के झारखंड की राज्य सरकार का चला है। झारखंड लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन लीक का मामला हुआ, उसके बाद सीरियल बाय सीरियल पास का मामला हुआ, उसके बाद आप देखिए जितना भी अभी जो ये देखा जाए, हम लोग जितना भी इनको गड़बड़िया देखा, इसको इन्होंने तोपने का काम किया और तो और किया झारखंड के मतलब युवाओं के साथ इन्होंने खेलना शुरू किया है। मैंने एकदम पूरी तरह से क्रिकेट मैच में जो छक्का चौका मारते हैं ना, यही इन लोग काम करना शुरू किया है। सबसे दुख ये लगता है ना कि आप युवा के, आप इन्होंने बोला ना कि आप हमें इतना दिखाइए, सबूत दिखाइए, सबूत आप लोग इतना दिखाएं। हम लोग क्वेश्चन लीक का मामला दिखाएं, सीरियल बाय सीरियल पास का दिखाएं, जो भी मामला उनकी गड़बड़ी को हम लोग शो करें और उन्हें ड्राफ्टिंग करवाएं किसी और के माध्यम से। इतना सबूत के बाद भी वो बोलते हैं आपने क्या किया? इन्होंने किया कि 2 साल में ये नियम बनाते हैं, ठीक ना, परीक्षा होती है, परीक्षा को ट्रेनिंग दिया जाता है, इन्विजिलेटर का साइन नहीं रहता है, CCTV कैमरा नहीं रहता है, और यानी बहुत लापरवाही है। अब इसे लापरवाही कहें या फिर धांधली के लिए ऐसे करके लूप होल तैयार किए गए, रास्ते खोले गए। तो यही ना कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों के साथ ऐसा इन्होंने खिलवाड़ किया है, चाहे जो भी सत्ता या विपक्ष दल को भी आए,
इनको सत्ता तो आती जाती रहती है, आपको ये मालूम है, लेकिन इन छात्रों के साथ जिसका उम्र लैप्स कर गया, इसका ही भरपाई करने की है। जिसका उम्र लैप्स किया, जो बच्चा 5 साल से ट्यूशन फी भरा, मकान मालिक का पैसा भरा, किताब कॉपी भरा, इसका सरकार जवाब देगी? सरकार के पास जवाब ही नहीं है। इन्होंने बोला कि हमने पाप ढोआ। आप पाप ढोते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पाप ढोते हैं। आप क्या करते हैं कि राजनीतिक द्वेष निकालते हैं। जितना भी परीक्षाएं, पिछले जो परीक्षा थी जेएसएससी का भी, आप उसको रद्द कर दिए, कहा तो इसमें गड़बड़ी है। तो आप गड़बड़ी है, आप नियमावली बनाए कब? आप आए सत्ता में आए, बोले हम 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख नौकरी छोड़, आपने तो सत्ता में आते पहले नौकरी छीनना शुरू किया। देखिए कितना लोग, आज हम लोग 52 दिन हमारे वो झारखंड के मुखिया हैं, हमारा हक अधिकार है ना उनसे मिलने का। हम लोग 12 बजे रात तक उनसे मिलने का प्रयास किए, लेकिन उनके कान तक ये आवाज नहीं पहुंची। किनसे मिलवाते हैं? एसडीएम और एसडीओ से मिलवाते हैं। अरे भैया, हम आपको वोट देके सदन तक पहुंचा है, आपकी सरकार बना है, आप बोलते हैं ठीक है, आप जवाब दे रहे हैं ना। आप 6th जेपीएससी में आके बोलते थे कि हाँ इसमें गड़बड़ी है मनोज, इसमें गड़बड़ी है, तुम सपोर्ट करो। आज मनोज सपोर्ट कर रहा, हम लोग तो इसमें गड़बड़ी नहीं मान रहे हैं, और वही 6 जेपीएससी जाके ज्वाइन करवाए। अब वही 5 साल में जो परीक्षा लिया, उसका भरपाई कौन करेगा? छात्रों का समय, देखिए समय किसी का नहीं होता। एक और बात उठ रही है सत्यनारायण, मनोज जी से इसका जवाब चाहेंगे। भारी भीतरी इस आंदोलन के बीच में अभी खूब जोर शोर से राजनेता उठा रहे हैं। देखिए मैं यही कहना, तो यही तो मैं कह रहा हूं मनोज जी कि ये बाहरी भीतरी का मामला नहीं है, ये करप्शन का मामला है। बिना कॉपी जांचे पास कर दिया गया है, जो परीक्षा नहीं दिया उसको पास कर दिया गया। मेरी कॉपी खो गई बिना इसके पास में भी 50,000 कॉपी नहीं है। बात है करप्शन का मामला है। जब जो नियम बना, ये बार बार बोल रहे थे सिंगल कटअप पर रिजल्ट होगा। सिंगल कटअप में इनका कहते हैं विज्ञापन में लिखा हुआ, कार्मिक सचिव के विज्ञापन में लिखा हुआ, लेकिन ये अपने नियम का वायलेशन किए हैं। ये सिंगल कटअप का लागू नहीं किए हैं। ये जो है पूरी तरह से मैं बता दे रहा हूं कि ये मनमानी किए हैं। अगर यदि वह बोल रहे झारखंडी पास किया, झारखंडी और बाहरी और भीतरी का बात करते हैं, तो हम तो कहते हैं हेमंत सोरेन जी, आप जो है सो जितना सीट है आप झारखंडी है ना, अपने परिवार वाला को पास कर दीजिए। आप अपना परिवार वाला को पास कर दीजिए। आप कॉपी कोई नहीं पास कर, कोई झारखंडी दूसरा नहीं आएगा, सिर्फ हेमंत सोरेन का पूरा परिवार पास कर जाए। आप पास कर दीजिए जिसको जिसको पास करना है सो। और बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी है तो आपके पास कैसे पता चल गया कि कौन कैसे पास किया है? इसका मतलब कि आप उसमें इन्वॉल्व में। ऑटोनॉमस बॉडी है तो रिजल्ट कौन पास किया, कैसे पास किया, ये सिर्फ और सिर्फ जानने का जेपीएससी को है। ये जब तक बाहर नहीं आ जाएगा, रिजल्ट फाइनल नहीं हो जाएगा, तब तक आपको कैसे पता चला? आपको बता रहे हैं, ये हम लोग कभी भी बोल रहे हैं बाहरी भीतरी का बात ही नहीं है, ये बात है करप्शन का। बिना को प्यार, सबसे बात है कि करप्शन को जेपीएससी ने स्वीकार कर लिया है। जेपीएससी में किस तरह के करप्शन होते हैं, ये आरोप लगाती रही है राजनीतिक पार्टियां, और सुनाते हैं सत्ताधारी दल के ही विधायक इरफान अंसारी। उन्होंने सदन के बाहर क्या आरोप लगाया है जो साबित करता है किस तरह जेपीएससी में पहले भी धांधली हुई है। इरफान अंसारी की बात सुनिए। किसने फूका मालूम है आपको? किसने? जो लोग पकड़े गए हैं आपके हटिया विधायक के लोग हैं। बाबूलाल मरांडी की दोनों बहनों आज जेपीएससी में है। बीडी राम उनका दामाद डीएसपी है। सुदेश महतो उनका भाई आज डीएसपी है। इस बार जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है 2,50,000 साजिश के तहत आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन में कहीं कोई दम नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग भानु प्रताप के एरिया से लोग आए, उनको जेपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं आपके हटिया विधायक के लोग हैं, वहाँ जाके आंदोलन कर रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करो, सरकार की छवि को खराब करो। ऐसी कोई मंशा नहीं है, आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाबूलाल मरांडी की दोनों बहनों आज जेपीएससी में है।
किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। कहाँ गई थी तब नैतिकता? बीडी राम उनका दामाद DSP है, सुदेश महतो उनका भाई IGSP है, उनका रिश्तेदार वहां मेंबर बनाया गया। तो आप किस बात के लिए आप हमारी सरकार को आप लोग टुका-टुकी कर रहे हैं? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है 2,50,000, इसमें से 4,242 लोग अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और सबसे खुशखबरी इस बात की है कि दलित, आदिवासी, OBC इसकी संख्या 3,000 से ऊपर जो चयन हुआ है छत्तीसगढ़ से। जोगी जी जहां से आते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी हम लोगों ने लिया है। तो कहां से विरोध किस बात का? इसलिए बहुत फेयर एग्जाम हुआ है। और मैं कहूंगा जो लोग अगर एक दो लोगों को लग रहा है कि नहीं त्रुटियां हुई है तो आप लोग आइए बात कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। सरकार आपने बनाया है, आपके वजह से इरफान अंसारी आज यहाँ है, मुख्यमंत्री जी यहाँ है। बैठे हुए तो हैं सर, 12 बजे उन्हें उठा दिया जाता है। बैठे नहीं, मैंने कहा ना जो लोग बैठे थे। बताइए मेरा पुतला किसने फूका मालूम है आपको? किसने? आज से वो चुनाव लड़ चुका है। आप अगर अभ्यर्थी मेरा पुतला फूकता तो मुझे समझ में आता। क्या JPC भाजपा ने हाईजेक कर लिया? बहुत बड़ा हितैषी है भाजपा के लोग। क्या आपने क्या कारनामे किए हैं इस राज्य के? बताइए, एक से एक काले कारनामे आप लोगों ने किया। आज हमारे देखिए जो आवाजें आ रही है किसकी देन है? भाजपा की देन है। आज हमारे युवा वर्ग सड़क पर है, किसकी देन है? सत्यनारायण जी, सुना आपने और कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। इरफान अंसारी ने जो कहा है कि साजिश के तहत यह आंदोलन हो रहा है, फेयर एग्जाम हुआ है, अगर अभ्यर्थियों को शिकायत है तो वो मिले उनसे, सरकार उनके साथ है। देखिए, इरफान चाचा को हम बोलना चाहेंगे कि आप जो कॉमेडी करते हैं ना, वो कॉमेडी करना सदन में बंद करिए, क्योंकि सदन ये जनता का मंदिर होता है। आप जनता के मंदिर में जाके आप पारिवारिक चाहे पक्ष विपक्ष का बात करते हैं। आप क्यों नहीं कहते कि हमारा JPSC में क्वेश्चन लीक था? आप क्यों नहीं कहते कि हमारा सीरियल बाय सीरियल पास था? आप क्यों नहीं कहें कि हम जो छात्र की युवा का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं उस पर हम आगे हैं? ये कॉमेडी करना बंद कीजिए। आप बोलते हैं, चाहे मिथिलेश ठाकुर जी बोलते हैं, वो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, वो बोलते हैं हमारे क्षेत्र के भाषा को विलुप्त कर दी है, मैथिली, हिंदी जो है भोजपुरी उन्होंने विलुप्त कर दिया। उसमें हमको दुख हुआ, वहां पे हम लोग आवाज नहीं उठा, वहां पे आवाज उठाए, उनके पास जवाब नहीं था। और तो और क्या उन्होंने क्या बोला? इरफान जी हमारे लोग पास आए थे, हमारी काका साहब बहन भी वही थी। हम लोग जितने भी छात्र हैं ना, सब पीड़ित छात्र हैं। हम लोग जितने भी जाते हैं पीड़ित छात्र हैं। कोई 126, कोई 125 नंबर लाया, कोई 124 नंबर लाया। आप जो बिना कॉपी का जो पास कर दिए, इसका जवाब कहां इरफान चचा दिए। आप बोलते हैं कि हम लोग भाड़े पे आते हैं, हम लोग के माँ बाप का औकात नहीं है, हम लोग के माँ बाप के पास पैसा नहीं है जब हम लोग भाड़े में जाएंगे। बीजेपी वाले हम लोग बैठा हैं। इरफान चचा, आप एक डॉक्टर हैं जो भगवान का दर्जा दिया जाता है, और भगवान के कभी झूठ नहीं बोलते। आप सदन में आप एक कसम खा के आए हैं, लेकिन किसी छात्रों को मजाक मत करिए। आप छात्र के बीच में आके बैठे तो हम लोग का सवाल जवाब काहे नहीं किए? क्या समस्या था? इरफान चचा क्यों नहीं जवाब दिए? 5 मिनट नहीं ठहरे, उल्टा पलटा बात करके हम लोग हाथ जोड़ के विनती करें कि इरफान चचा यहाँ गलती हुई है, आप मानिए। आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिला? 50 दिन से बैठे रहे माननीय मुख्यमंत्री जी के। हम लोग 12 बजे रात तक, हमारी बहन लोग, जो लड़की कहीं निकलती नहीं है, मैं उस माँ को मैं प्रणाम करता हूं जो काकासा जैसी बहन, मनीषा जैसी बहन, लक्ष्मी जैसी बहन को आज हम लोग ग्रुप में, क्या हम लोग को कष्ट नहीं होता माँ बाप को? जिनके माँ बाप लान के मीडिया में आके रो रहे हैं कि हम कितने कष्ट से पढ़ा रहे हैं, उसका जवाब इरफान चचा को है। ये कॉमेडी करना बंद कीजिए, छात्रों का आवाज जो है ना दबाना बंद कीजिए। और जो आप छात्र का जो समय बर्बाद किए हैं, कानून आप लोग बनाते हैं, भुगतते हम लोग हैं। ऐसा कानून बनाते हैं कि हम लोग हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, फिर हम लोग लाखों लाख पढ़ाई में खर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट में खर्चा करें, हाई कोर्ट में खर्चा करें। आप एक छोटे से नियम के चलते आप हम लोग को बर्बाद करते हैं, हम लोग को तबाह करते हैं। अब कॉमेडी करते हैं कि बाबूलाल मरांडी की बहन चली गई, भानु प्रताप की बहन चली गई, सुदेश महतो के भाई चले गए। ये गलत बात है। आप जो इतना गलती दिखाएं उस पर क्यों नहीं बात किए? आप में क्षमता नहीं है। अगर आप में क्षमता है तो आप कल आके बात करिए।
अब हम लोग को बुलाइए और मुख्यमंत्री से मिलाइए, नहीं तो ये जो चल रहा है ना, आने वाला जेपीएससी को तैयारी करने वाला भरोसा मिट जा रहा है। इतना बड़ा धांधली के बाद भी आने वाला जेपीएससी नहीं सुधरेगा। अगर इस बार नहीं सुधरा तो मैं निवेदन करता हूं, जितने भी सत्ता पक्ष के 81 विधायक हैं, मैं सबको कहता हूं कि आप एक साथ बैठ के जेपीएससी के मामला में आप हल निकालिए। देखिए, कहीं भी विदेश में जब भारत पर आक्रमण करता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होता है ना, उसी तरह से लगता है कि जेपीएससी को इतनी बड़ी चोट पहुंचने के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं सुन रही है। तो आने वाला ये झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्य है, इस पे चर्चा करनी चाहिए। जेपीएससी ऐसी डुगडुगी राजनेताओं के हाथ लगी है ना, जो सत्ता में होता है वो, जो विपक्ष में होता है वो बजाता है, सत्ता में आते वो उसे प्यारा लगने लगता है। ऐसा ही कुछ हाल नजर आ रहा है। कहकशा आरोप है कि साजिश के तहत यह आंदोलन हो रहा है। लगातार शुरू से आंदोलन में आप जुड़ी रही हैं। एक अभ्यर्थी की तबीयत भी बिगड़ गई है, फिलहाल वो एडमिट है। लग रहा है इस आंदोलन को प्रोवोक किया जा रहा है या इसकी फंडिंग हो रही है? मैम, फंडिंग, जहाँ तक फंडिंग का जो सवाल है, आप देखिए कि हम किस तरह बैठे रहते हैं और हम सुबह से शाम भूखे रहते हैं। हमारा एक और साथी जो है गुलाम हुसैन, वो भी अनशन में बैठा है और तकरीबन आज 8 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे षड्यंत्र और साजिश तो मुझे एटलीस्ट समझ में नहीं आता। या हमारे जितने साथी हैं जो बैठे हैं, हमें भी पढ़ना है, हमें भी कुछ काम करना है, रोजगार हमें भी चाहिए, यू नो। तो अगर उन्हें लगता है कि इन लोगों को पैसे देकर लाया गया है या फिर ये षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, आप एक दिन आके बैठिए, एक दिन आप आंदोलन करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना ये साजिश के तहत हुआ है या कितना इसमें जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। क्योंकि आप देखिए कि भाड़े के, अगर जैसे मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि भाड़े के लोग हैं, तो भाड़े के लोगों के सहारे कोई आंदोलन नहीं होता है। और 50 दिन हो गए हमारे, तो अभी तक जो, अगर भाड़े के लोग, आपको ऐसा लगता अगर भाड़े के लोग होते तो शायद अभी तक तो हमारा आंदोलन खत्म हो गया होता। बट लेट मी टेल यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हम लोगों ने पढ़ाई इस लेवल तक की थी ना सर, कि हम ये काबिलियत रखते थे कि हम शायद एक एडमिनिस्ट्रेशन में आए और एडमिनिस्ट्रेशन संभाले और राज्य का डेवलपमेंट करें। और जब ये सपना हमारा चूर होता है ना, तो फिर कोई और दूसरा उपाय नहीं रह जाता है हमारे पास सिवाय आंदोलन के। और इफ़ यू आर लिटिल बिट सेंसिटिव, अगर आप में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है, तो आप स्वयं आइए। आप हमारे आंदोलन वाला जो स्थान है, जहाँ से आपने वैसे भी 144 लगा दिया, बापू वाटिका में जो हमारा आंदोलन स्थल था, जहाँ पे हम कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, लगभग तकरीबन 49 दिनों से वहाँ बैठे थे। अब बताइए, वहाँ 144 लगाने का औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि 144 सीआरपीसी 144 सेज दैट अगर डीएम को ये शक होता है कि यहाँ कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होती है, उसकी एप्रीहेंशन में ये बात आती है, तभी वो लगाते हैं 144। लेकिन आप देखिए कि 50 दिन से जब हम जितने दिनों से हम बैठे हैं, कोई एक भी दिन किसी ने भी, क्योंकि इतने दिन मीडिया रही है हमारे साथ, और कभी भी किसी ने ये नहीं देखा कि हमारे मन में कुछ और चल रहा है, कुछ और करने की बात चल रही है। क्योंकि हमने जब भी कहा, हमने हमेशा गांधीवादी तरीके की बात की, हमेशा नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की बात की है। और अभी भी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, और फास्ट एंड टू डेथ इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल्स ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। तो 144 लगने के पीछे कोई औचित्य नहीं है। हाँ, बस ये जरूर समझ में आता है कि स्टेट का ये रिप्रेसिव एटीट्यूड है, और अभी तक देयर हैज बीन नो चेंज इन दीज पीनल कोड्स और द प्रिवेंटिव कोड्स। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, सर, इफ यू आर रियली लिसनिंग एंड रियली वांट टू सॉल्व इट, कम फॉरवर्ड एंड ट्राई एंड सॉल्व इट। आप ब्लेम गेम मत खेलिए। इसके लोग इतने अगर आ गए हैं जेपीएससी में, वो भी बहुत निंदनीय बात है। अगर पिछली सरकार ने अगर कुछ ऐसी गलती की है, तो आपको तो इनफैक्ट गलती सुधारना चाहिए, ना कि आप उस गलती को उजागर करें। और उजागर कर रहे तो आप किस मकसद से करते? सिर्फ इसलिए कि आप ब्लेम गेम खेल सके, इसलिए नहीं कि आपको कुछ सुधारना है। तो अगर कुछ सुधारना है तो आगे आइए और चीजों को सुधारिए, ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए। थैंक यू। मनोज जी, लगातार आंदोलन के बावजूद कोई ठोस पहल होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने जो जेपीएससी को सबूत दिखाया, तो उसके बाद ये जरूर हुआ कि कुछ बच्चों को फेल कर दिया गया जिन्हें पहले पास किया गया था। लेकिन अभी भी गड़बड़ी की बात कहकर आंदोलन ये जारी है। आंदोलन को हवा देने की बात सामने आ रही है। आंदोलन को ये भी कहा जा रहा है कि बाहरी लोग या दूसरे राजनेता इसे उकसा रहे हैं, उनके द्वारा आंदोलन करवाया जा रहा है। कितने दिनों तक ऐसे में ये आंदोलन चलेगा? कब तक आंदोलन आप लोग खींचेंगे? क्योंकि कुछ हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये लोग बहुत ही बता रहे हैं
कि सोच इन लोगों का बहुत नीच हो चुका है। मतलब कि हम लोग वो आंदोलन कर रहे हैं तो बोल रहे भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि हमको भाजपा भी बता रहे हैं कि भाजपा इसको दे रहा है पैसा। तो छठा जेपीएससी में यही नेतृत्व कर रहे थे, हेमंत सोरेन नेतृत्व कर रहे थे, तो कहा वो पैसा दिए थे? मधु तिर्की मेरा नेतृत्व कर रहे थे, वो पैसा दिए थे? वो सब सारा चीज आपको बता रहे हैं। ये लोग फंस गया है, यादव जलूल बयान देने लगे हैं, ये लोग फंस गया है, बता रहे हैं ना। ये जेपीएससी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं, ये कितनों बचाने की कोशिश करेंगे। ये इच्छा रद्द होगी तो रद्द होगी, चाहे जैसे भी रद्द होगा, और जब तक रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। किसान आंदोलन की तरह यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि जेपीएससी रद्द नहीं हो जाता है। तो साल भर चला, क्या उतनी हिम्मत है? आपको मालूम होना चाहिए कि छठा जेपीएससी 5 साल तक नहीं होने दिए थे मेंस परीक्षा। 5 साल मैडम जी, अगर नहीं विश्वास है तो इतिहास उठा के देख लीजिए। 2017 में आया था इसका रिजल्ट, और लड़ते लड़ते जनवरी फरवरी मार्च में, लेकिन हम लोगों ने परीक्षा 2020 में वह फाइनल हुआ था। ये मैं बता रहा हूं, परीक्षा 2016 में हुई थी और 4 साल तक चला था। 4 साल तक मनोज यादव उसको हिम्मत रखता है कि चलाएंगे, ये सरकार चली जाएगी, लेकिन ये जेपीएससी को फाइनल नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। एक सहयोगी की, एक अभ्यर्थी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है अनशन के बाद। सत्यनारायण जी कहना चाह रहे थे कुछ। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी छात्र हैं सब जाग जाइए, क्योंकि सोए तो 21 साल से तो हम लोग सोए हुए हैं। आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसका परिणाम कहीं ना कहीं सरकार भी डर गई है और जवाब देने में वो पीछे रह रही है। मैं सारे युवाओं को मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज़ प्लीज़ आप जग जाइए, अपने हक अधिकार के लिए जगिए। आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आपके अंदर जो ये दर्द है ना वही दर्द आएगा, चाहे मेंस के एग्जाम दे, चाहे पीटी के एग्जाम में दे, चाहे जो भी परीक्षा हो, वो सब में जगिए और हम अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसे हम लोग लेने के लिए पूरा जी जान लगा देंगे। ये बाहरी भीतर का भी लगातार आरोप लग रहा है मनोज जी, जिलों से भी जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं, सत्यनारायण जी आपके पास भी लौटूंगी, जो जिले से जो अभ्यर्थी हैं, क्या वो भी आपके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो भी पहुंच रहे हैं? कैसे इस आंदोलन को बड़ा करेंगे आप? आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब छठा जेपीएससी में जब हेमंत जी साथ दे रहे थे, तो ये बताइए ना कि जेपीएससी को तब वो हमको हवा दे रहे थे, वो हमको पैसा दे रहे थे। उनको पूछिए कि पैसा दे रहे थे आप छठा जेपीएससी में? अरे अभी यदि, अरे वो सच, हम यही कह रहे हैं कि वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जेपीएससी में गड़बड़ी थी तो आप मेरा साथ दे रहे थे, आज जेपीएससी में गड़बड़ी है तो बीजेपी साथ दे रहा है। इसमें गड़बड़ी का, जब आप छठा जेपीएससी में गड़बड़ी था तो हेमंत सोरेन ने साथ दिया, मधु तिर्की ने साथ दिया, तो आज जो गड़बड़ी है तो हमको बीजेपी वाला साथ दे रहा है। दाग नहीं दिखता, विपक्ष में आते ही दाग नजर आने लगता है। सत्यनारायण जी देखिए, हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं ना बाहरी भीतरी, आप जितने भी सदस्य देखिए, अच्छे अच्छे पोस्ट पे देखिए, जैसे मुख्य सचिव हो गए, प्रधान सचिव हो गए, चाहे जो भी पद के हो गए, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हो गए, इनका क्या बोलते हैं झारखंड लोक सेवक, ये बाहरी को क्यों चुना जाता है? यहाँ मनीष रंजन जैसे इतने बड़े आईएएस पदाधिकारी जो यहाँ का किताब लिख चुके हैं, वो जानते हैं कि यहाँ का जो आदिवासी मूल समाज के लोग संघर्ष करके झारखंड को आगे बढ़ाया, वैसे वैसे को पदाधिकारी को मुख्य सचिव प्रधान सचिव बनाइए। तो वे लोग जमीनी स्तर से सोचेंगे तभी झारखंड का विकास हो सकता है। ये सब भाषण देना, एकदम अच्छी अच्छी भाषण देना बंद करें और कार्य जमीनी स्तर से करें। अभी भी समय है कि आप झारखंड को बदल सकते हैं, और ये जो युवा के साथ जो खेलना है ना, वो खेलना बंद करें। जो भी निर्णय लें एकदम क्विक निर्णय लें। अब आप कोई भी काम करते हैं तो आप छात्र नेता, कुछ छात्र लोगों को साथ में रखिए, क्योंकि ये लोग संघर्ष करता है, वो वहाँ पर बता सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये चीज़ सही होना चाहिए। और अभी मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं, अभी भी उनके पास ये समय है कि हम लोग से मिले
मैं उन लोग को प्रणाम, हम लोग पूरे उनको ये चीज पूरा प्रूफ दिखाएंगे कि जेपीएससी में कितनी बड़ी धांधली है। उनके पास असली परिमाण जो है ना नहीं पहुंचने दे रहे हैं, उनके लोग से जुड़े हुए। हम लोग से मिले, मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप हम लोग से मिलिए, आप सिर्फ छात्र लोग से मिलिए, छात्र लोग आपको सही चीज बताएगा कि कितनी बड़ी धांधली है और आप इसको बदल सकते हैं। मेरा यही निवेदन है आपसे। क्या कहेंगे आप? जी मैं तो यही कहूँगी कि जैसे सत्य भैया भी कह रहे हैं और मनोज भैया भी यही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है तो फिर आप क्यों नहीं यहाँ पे पहल करते हैं। और अगर आप पहल नहीं कीजिएगा तो ये समझ में आता है कि आप में वो विजन ही नहीं है, आप आए ही नहीं है यहाँ कोई डेवलपमेंट करने के लिए। आपका कोई अपना पैरोकियल इंटरेस्ट है, कोई नैरो इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आप वहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए इसमें बहुत लार्जर पब्लिक जो है उनका इंटरेस्ट स्टेक पर है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट स्टेक पे है। आप देखिए जितने यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, उनका इंटरेस्ट स्टेक पे है। आप देखिए जितने आप जैसे कि रिम्स जाने का इत्तेफाक हुआ था अभी, चूंकि हमारे साथी वहाँ एडमिट हो गए थे। रिम्स की हालत इतनी खस्ता है, इतनी बुरी हालत है कि मतलब हेल्थ सिस्टम पे शर्म आ जाए। तो आपको वहाँ काम करना है, आपको और भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है उसको ठीक करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट के इशू में काम करना है, आपको रिहेबिलिटेशन के इशू पे काम करना है, आपको आदिवासियों के हक में काम करना है, आपको एससीज के हक में काम करना है, ओबीसीज के हक में काम करना है। दूसरे स्टेट्स में ओबीसीज का रिजर्वेशन देखिए कि लगभग मुझे लगता है कि इट्स मोर देन 24%, 27%, बट झारखंड में आप देखिए 14% रिजर्वेशन है ओबीसीज के लिए। और जो ये बोलते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया है वो किया है, जो भी उनका आई डोंट नो क्या किया है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो आई हैव डन एन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर अबाउट अ ईयर। मुझे यही दिखा कि आज भी आदिवासी उसी हालात में हैं जो जेएमएम के आने से पहले थे। और अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे यही लगता है कि शायद वो सेंसिटिव नहीं है, शायद वो सोचते ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि बदलाव आना होगा। अब बिल्कुल मुख्यमंत्री जी अगर सुन रहे हैं तो सुनिए, इन अभ्यर्थियों की गुहार बहुत दूरी नहीं है, इनका आंदोलन स्थल मुख्यमंत्री आवास से बहुत दूर नहीं है। पैदल भी आप जा सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, इनकी बातों को सुन सकते हैं। अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों को जानिए, उसकी तहकीकात कराइए ताकि छात्रों को भी सेटिस्फेक्शन हो और जो लगातार आंदोलन ये कर रहे हैं वो आंदोलन खत्म हो और जो युवा आपके राज्य की रीढ़ हो सकते हैं, इस देश की रीढ़ हो सकते हैं, उन्हें इस तरह आंदोलन पर मजबूर मत करिए। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।